Hi everyone, good morning to all of you and welcome back to our GST live session। जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं इस ईयर, जो भी मेजर अमेंडमेंट्स हैं उसका क्या फर्क पड़ेगा अलग अलग इंडस्ट्री में, और उनसे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो वन बाय वन हम सभी क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे। तो जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो इस साल की जो सबसे पहली अमेंडमेंट और हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट थी वो एप्लीकेबल हुई 1 जनवरी 2022 से, यानी कि इस कैलेंडर ईयर के फर्स्ट डे से एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुई। और ये अमेंडमेंट हुई सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 सीजीएसटी एक्ट के अंदर। तो बेसिकली जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 है ये रिवर्स चार्ज का प्रोविजन है। इसमें 3 सबसेक्शन है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। तो यहाँ पर जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 है इसमें पहले से कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन थी जो आरसीएम के दायरे में आती थी। जैसे आपको याद हो, इसमें ओला या उबर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होती है, जिसका मतलब आमतौर पे क्या होता है कि जो ओला है या उबर है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ड्राइवर को। इस केस में ड्राइवर रिसिपिएंट है, ओला और उबर सप्लायर है। ये तो नॉर्मल चार्ज में कवर होगा। ओला और उबर अपने रिसिपिएंट ड्राइवर से जो भी उनको कमीशन या चार्जेस लेने हैं वो लेंगे। और यहाँ पर जो ड्राइवर है वो सर्विस प्रोवाइड करता है पैसेंजर को। अब इस केस में जो पैसेंजर है वो रिसिपिएंट है और जो ड्राइवर है ये सप्लायर है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वहां एप्लीकेबल होता है, जहां पर ना हम सप्लायर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं कि वो कस्टमर से टैक्स चार्ज करे और गवर्नमेंट को पे करे, और ना ही हम कस्टमर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं। तो इस केस में होता क्या है, जो ई कॉमर्स एग्रीगेटर है यानी कि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो ड्राइवर और पैसेंजर इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो उस केस में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ओला और उबर के ऊपर डाली जाती है कि वो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करे और ये जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दे। तो यहाँ पर जो ओला और उबर है वो कस्टमर से जीएसटी चार्ज करेगा ड्राइवर ने जो सर्विस प्रोवाइड करी है। इस तरीके की ट्रांजैक्शन सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में फॉल करती है। अब अमेंडमेंट ये आया कि इसमें एक और ट्रांजैक्शन ऐड कर दी गई, वो है ऑनलाइन फूड डिलीवरी की। अभी तक होता क्या था, जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाले बिजनेस हैं, जैसे बहुत फेमस बिजनेस क्या है जिनका मैं नाम दूं, जोमैटो है या स्विगी है या इनकी तरह और भी कई सारे ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनीज हैं। तो ये जो जोमैटो स्विगी है बेसिकली ये कांटेक्ट करते हैं अलग अलग रेस्टोरेंट से कांटेक्ट करते हैं और ये आगे फूड डिलीवर कर देते हैं कस्टमर को। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि जोमैटो फूड डिलीवर करता है, तो जो फूड कस्टमर तक पहुंचता है, कस्टमर के पास क्या डिलीवर हो रहा है? फूड कस्टमर को मिल रहा है। तो ये जो फूड है क्या ये गुड्स है या ये सर्विस है? क्या लगता है आपको? अगर आपको लगता है कि ये गुड्स है तो चैट बॉक्स में जी लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है ये सर्विस है तो चैट बॉक्स में आप एस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है ये जोमैटो और स्विगी के जरिए फूड डिलीवर करवाते हैं कस्टमर को। तो फूड क्या हुआ हमारे लिए? सर्विस है, क्योंकि ये कहा गया जो फूड सप्लाई होता है ना, दिस इज रेस्टोरेंट सर्विस। चाहे आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं या फिर ऑनलाइन आप डिलीवरी रिसीव करें, क्लाउड किचन होते हैं, ये सब यहाँ पर रेस्टोरेंट की सर्विस मानी जाएगी। तो यहाँ पर ये रेस्टोरेंट की सर्विस है और रेस्टोरेंट की सर्विस पर टैक्स रेट क्या लगता है? 5% लगता है। 1 जनवरी से पहले होता क्या था, अब जो जोमैटो और स्विगी पर रेस्टोरेंट है वो 2 तरीके के रेस्टोरेंट हुआ करते हैं भाई। एक तो ऐसे रेस्टोरेंट जोमैटो और स्विगी के ऊपर लिस्टेड है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है,
और ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो ठेले वाले होते हैं, जो बहुत ही स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जिनका टर्नओवर कम रहता है, वो अनरजिस्टर्ड है। ये दोनों ही लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी के जरिए अपना सामान सप्लाई करते हैं कस्टमर को। अब यहाँ पर अभी तक होता ये था कि जोमेटो क्या करता था, भाई वो रेस्टोरेंट जीएसटी चार्ज करे, अगर रेस्टोरेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो अपना प्राइस जोमेटो पे ऐसे रखेगा कि कस्टमर से जीएसटी भी चार्ज करेगा, और अगर रेस्टोरेंट जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी कस्टमर से चार्ज नहीं करता था। जोमेटो क्या करता था, जो ऐसे रेस्टोरेंट सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो जितनी भी सप्लाई कस्टमर को करते थे उस पर 1% वो टीसीएस चार्ज कर लेता। जैसे गुड्स के केस में, भाई अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू अगर मैं कुछ गुड्स सेल करता हूँ तो वो अमेजोन क्या करता है, जितना भी पैसा कस्टमर से कलेक्ट करता है अपने चार्जेस काट लेता है और 1% टीसीएस काट लेता है। जोमेटो स्विगी भी सेम यही करते थे। लेकिन 1 जनवरी के बाद कहा गया कि गवर्नमेंट ने देखा कि भाई बहुत दिक्कतें आ रही है, एक तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये नहीं खरीद पा रहे जोमेटो के जरिए, मतलब इन पे जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं पहुंच पा रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई एक काम करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं जोमेटो और स्विगी के ऊपर। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाल दी, जोमेटो, स्विगी या इनके जरिए जो फूड डिलीवरी बिजनेस है, कि भाई अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी रेस्टोरेंट सप्लाई कर रहा है कस्टमर को, चाहे वो रेस्टोरेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, डज नॉट मैटर। रेस्टोरेंट अगर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करता है 1,000 रुपए का, तो इसी 1,000 रुपए के ऊपर 5% जीएसटी जोमेटो कस्टमर से अलग से चार्ज करेगा। ये 5% जोमेटो क्या कर लेगा, अपने पास रख लेगा और फिर गवर्नमेंट को एज इट इज पे कर देगा बिना कोई आईटीसी लेस किए। कस्टमर से 5% जीएसटी जोमेटो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म चार्ज करेंगे और ये 5% एज इट इज गवर्नमेंट को पहुंचा देंगे। बाकी जो बच गया पैसा, इसमें जोमेटो और स्विगी अपने चार्जेस काट लेंगे और अपने चार्जेस काटने के बाद जो बाकी अमाउंट बच जाएगा वो चले जाएगा रेस्टोरेंट के पास। और जो टीसीएस चार्ज करना होता था, अब वो चार्ज यहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन होगी। तो जोमेटो और स्विगी की ये लाइबिलिटी बन गई कि वो कस्टमर से 5% जीएसटी चार्ज करके गवर्नमेंट को देंगे, और जो रेस्टोरेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो इसे क्या दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें तो जीएसटी चार्ज करना नहीं है, तो वो रेस्टोरेंट इसे एग्जेम्प्ट सप्लाई दिखाएंगे अपनी जीएसटी रिटर्न्स में। तो अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर ये रेस्टोरेंट इसे एग्जेम्प्ट सप्लाई शो करेंगे। और जो रेस्टोरेंट जोमेटो और स्विगी के जरिए सप्लाई नहीं करते, मतलब खुद डायरेक्टली करते, वहां तो वो चार्ज करेंगे खुद ही 5%। तो ये अमेंडमेंट क्लियर है सबको, या इसमें किसी का क्वेश्चन है? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ सकते हैं, फिर हम अगली अमेंडमेंट पर आएंगे। ओके, आई गेस ये सबको क्लियर है। रेट ऑफ टैक्स रेस्टोरेंट के ऊपर 5% है, तो 5% रेट एप्लीकेबल होगा यहां पर भी। कंपोजिशन स्कीम में भी 5% रेट है, रेगुलर स्कीम में भी 5% रेट है रेस्टोरेंट के ऊपर। तो रेस्टोरेंट में जो रेट है दैट इज कॉमन। ओके, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई जो कि 1 जनवरी से। इसके बाद हाल फिलहाल में कई सारी अमेंडमेंट्स आई हैं। अभी हम आरसीएम ही पढ़ रहे हैं, रिवर्स चार्ज, तो इसी से रिलेटेड हाल फिलहाल में जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। ये अमेंडमेंट्स 18 जुलाई से एप्लीकेबल हो रही हैं, जिनकी मैं अब बात कर रहा हूँ, जो हो चुकी है 18 जुलाई से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो मैं कहूंगा दैट इज रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर आप रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की सर्विस रिसीव करते हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अभी तक होता क्या था कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है और आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, अगर वो प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी है,
तो उसके ऊपर जो लैंडलॉर्ड होता था वो जीएसटी चार्ज करता था। तो मैं दोनों प्रॉपर्टीज का बता देता हूँ। प्रॉपर्टी दो तरीके की हो सकती है जो आपने रेंट पे ली है। एक हो सकती है भाई वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, और एक हो सकती है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। कैसे पता चलेगा कि कोई प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है? अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जिसका कमर्शियल एरिया 15% से ज्यादा नहीं है, उसे हम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अभी होता क्या था भाई, अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप रेंट पे लेते हो तो ये जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट हुआ करता था। चाहे जीएसटी में सप्लायर रजिस्टर्ड हो, कस्टमर भी रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, डज नॉट मैटर। अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप रेंट पे लेते थे तो ये जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट हुआ करता था 18 जुलाई से पहले। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से यहां पर एक प्रोपराइटर है, लेट्स से अंजना एंड कंपनी। ये अंजना एंड कंपनी, ये मिसेस अंजना है कि मिसेस अंजना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है एज अ प्रोपराइटर। और मिसेस अंजना कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेती हैं अपने ऑफिस के लिए तो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो जाएगी। और अगर वो एक प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं अपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तो अभी तक होता क्या था कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं लगता था रेंट के ऊपर। जो ऑफिशियल यानी कि कमर्शियल यूज के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो लैंडलॉर्ड होगा वो जीएसटी चार्ज करता था, अगर लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो। अगर लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर वो टैक्स चार्ज करेगा। इस तरीके का प्रोविजन था। और अगर कोई प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल थी तो उस पर टैक्स नहीं लगता था। अब क्या चेंज आया? अब चेंज ये आया कि अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया जाता है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया जाता है, और जो पर्सन रेंट की सर्विस रिसीव कर रहा है, जो रिसिपिएंट है, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, फिर डज नॉट मैटर कि लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। दोनों ही केस में 18 ऑफ जुलाई से जो टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो रहेगी रिसिपिएंट के ऊपर, क्योंकि रिसिपिएंट जीएसटी में एक रजिस्टर्ड पर्सन है। और अगर रिसिपिएंट ऐसा होता जो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होता तो फिर कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर तो एग्जेम्प्ट ही है। तो बेसिकली ऐसे रिसिपिएंट जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है और वो ये सर्विस रेंट की रिसीव करते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में, देन ये जो रिसिपिएंट है ये आरसीएम के तहत टैक्स पे करेगा एट द रेट 18% के हिसाब से। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन ये आया है कि ऑनलाइन सेलिंग के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया और इसके लिए पेरेंटल हाउस पर रेंट एग्रीमेंट बनवाया है, तो क्या आप इस पे भी आरसीएम पे करना होगा? एग्जैक्टली, इस पर भी आरसीएम पे करना होगा। तो जो जो भी प्रोपराइटर है ना, जिन्होंने भी, देखो अगर आप ये कह, इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत ये है कि अगर आपने जो प्लेस रेंट पे लिया है, अगर आप वो कहते हो कि भाई ये मेरा कमर्शियल यूज है, अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जैसे आपने रेंट पे भाई इतना एक फ्लोर लिया है और ये पूरा का पूरा जो फ्लोर है ये आप कमर्शियल यूज के लिए अपने ऑफिस के लिए यूज कर रहे हो, तो वहां पर आपको टैक्स पे नहीं करना होगा, वहां पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। आरसीएम कहां पर एप्लीकेबल होगा? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर। तो अगर आप ये कहते हो कि भाई आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया है बट आप उसका इस्तेमाल करते हो कमर्शियल यूज के लिए, और रेंट एग्रीमेंट में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस विल बी यूज्ड ओनली फॉर कमर्शियल पर्पस, तो वहां पर आरसीएम की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो अब से आप जब भी रेंट एग्रीमेंट बनाए ना और आप नहीं चाहते कि उसके ऊपर लायबिलिटी आए, तो उसमें ये क्लॉज जरूर ऐड करवाइए कि पर्पस ऑफ दिस रेंट एग्रीमेंट इज ओनली कमर्शियल पर्पस, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए हम वो रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं। और जैसे कई सारी कंपनीज होती हैं,
कई सारी कंपनीज हैं, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, बट ये अपने एम्प्लॉयज के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे ले लेते हैं, एम्प्लॉयज के रेसिडेंशियल यूज के लिए, एम्प्लॉयज के रेसिडेंशियल यूज के लिए ये प्रॉपर्टी रेंट पे ले लेते हैं। तो एम्प्लॉयज के रेसिडेंशियल यूज के लिए जो प्रॉपर्टी रेंट पे ली जाएगी, ये प्रॉपर्टी के ऊपर अब 18 ऑफ जुलाई से जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट कौन है भाई? कंपनी है, इसके नाम पर इनवॉइस बनेगा, यही रेंट की सर्विस रिसीव कर रही है, तो कंपनी को आरसीएम पे करना पड़ेगा जितना भी रेंट होगा एट द रेट 18%। What if you sharing space same floor with your relative and you not paying any rent? फिर तो रेंट पे है ही नहीं ना, इट मीन्स आप रेंट पे आपने प्रॉपर्टी ली नहीं है, यू हैव ओनली टेकन द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, it means there is no RCM. RCM will be applicable only in case of renting of residential property. If there is no rent, then there is no RCM. सप्लाई नहीं हुई ना, आरसीएम तो तब लगेगा ना जब कोई चीज सप्लाई होगी, इफ देयर इज नो सप्लाई देन देयर इज नो टैक्स। ओके, आई गेस ये क्लियर होगा, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी क्लियर है? तो वाई लिख दीजिए एक बार चैट बॉक्स में, एक बार चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए अगर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी क्लियर है तो। इन केस अगर कोई माइक ओपन करके अपना क्वेश्चन पूछना चाहता है तो चैट बॉक्स में आप क्यू लिख के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेम केस में अगर मैं रेंट पे ना करूं और एग्रीमेंट अमेंड करा दूं, मतलब रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से रिसिपिएंट कौन है? अगर रिसिपिएंट ऐसा पर्सन है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो रेंट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए है, बस ये दो कंडीशन जैसे पूरी हो जाएगी, जीएसटी के अंदर आरसीएम 18% एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जितने भी आपके क्लाइंट्स हो या आपके खुद की कंपनी हो, तो वहां पर आप देखोगे कई बार कंपनी के नेम पर ही हम कोई गेस्ट हाउस रेंट पे ले लेते हैं। तो मेक श्योर कि उसके ऊपर 18 ऑफ जुलाई के बाद से आप जो भी अमाउंट होगा आरसीएम का 18% वो पे कर दें। अच्छा, यहाँ पर एक कंपनी है, ये अपने एम्प्लॉयज के रेसिडेंशियल यूज के लिए प्रॉपर्टी लेती है, आरसीएम 18% पे करती है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या इस 18% के ऊपर, क्या इस 18% के ऊपर कंपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकती है? यस और नो? भाई कंपनी ने ये टैक्स पे किया है 18%, क्या इसके ऊपर आईटीसी क्लेम किया जा सकता है? यस और नो? अब कुछ लोग यस लिख रहे हैं, मैक्सिमम लोग यस लिख रहे हैं। देखो, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये हमारे बिजनेस पर्पस के लिए है। इज इट फॉर बिजनेस पर्पस? तो आप उसका आरसीएम क्लेम कर, मतलब उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर ये बिजनेस पर्पस नहीं प्रूव कर पाते, देन आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल, देन वहां पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को रेसिडेंशियल यूज के लिए कोई सर्विस रेंट पे लिए, तो हम कह सकते हैं कि भाई दिस इज फॉर द बिजनेस पर्पस, ये हमारी कंपनी के बिजनेस पर्पस के लिए हमने लिया है, तो इंटेंशन देखा जाएगा। और एम्प्लॉयज को हम फ्री में रेंट प्रोवाइड कर, जो भी हम खर्चा कर रहे हैं वो एम्प्लॉय की के लिए सैलरी की इनकम में ऐड हो जाता है, इनकम टैक्स में रेंट फ्री एकोमोडेशन, वो आपने समझा ही होगा। तो हम उसे बेसिकली ट्रीट करेंगे कि एम्प्लॉयज के लिए हम वो खर्चा कर रहे हैं। ओके, इंद्रजीत जी क्या क्वेश्चन है आपका? आप माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। यस कहिए। हाँ सर, यहाँ पे जो आप बता रहे थे 15% का क्राइटेरिया, और अगर जैसे रेंट एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली लिख देते हैं कॉमर्शियल पर्पस, तो वहाँ पे वो 15% देखा जाता है? नहीं, फिर अगर रेंट एग्रीमेंट में ऑलरेडी आपने, देखो हर चीज डॉक्यूमेंट्री देखी जाती है, बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि कोई फिजिकली आके इंस्पेक्ट करेगा। तो जनरली जो रेंट एग्रीमेंट में अगर लिखा हुआ है कि आप कोई प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज के लिए ले रहे हैं, तो फिर उसे कमर्शियल प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा।
जब तक कोई कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस नहीं प्रूव होता। अगर ये कॉमर्शियल यूज के लिए ली जा रही है प्रॉपर्टी और जो लैंडलॉर्ड है वो अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा? नहीं, आरसीएम सिर्फ और सिर्फ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर है, नॉट फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है। अगर कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो रेंट पे अपना हाउस देता है तो क्या वो भी जीएसटी पे करेगा? अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देता है तो वो चेक करना पड़ेगा कि जो लैंडलॉर्ड है उसकी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है। अगर बनती है, उसका टर्नओवर जो है, एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट ऑफ क्रॉस हो रही है, देन जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाती है देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है लैंडलॉर्ड के लिए। फिर हम ये देखेंगे कि जिसको हमने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दी है अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो आरसीएम के तहत खुद गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, और इसी पे नॉन रजिस्टर्ड है तो पे नहीं करेगा। तो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड के लिए तो एग्जेम्प्ट है। If I had taken space for commercial, later changed to residential, तो जब तक कमर्शियल था तब तक आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। जब आपने रेसिडेंशियल में कन्वर्ट कर दिया देन आरसीएम एप्लीकेबल होगा इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अगली जो सप्लाई है आरसीएम में ही जो अमेंडमेंट आया है दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सप्लाई। अभी तक होता ये था, ये भी 18 जुलाई से ही एप्लीकेबल हो रही है। अभी तक होता क्या था, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में दो टैक्स रेट है। एक 5% का टैक्स रेट है जो ऑप्शन है कि जीटीए चाहे तो ऑप्ट कर सकता है, और एक रेट है 12% का। दोनों जीटीए की मर्जी है कौन सा रेट ऑप्ट करना है। अगर जीटीए 12% रेट ऑप्ट करता है तो उसमें जीटीए को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा और ये फॉरवर्ड चार्ज के अंदर होगा। इसका मतलब यहाँ पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड करता है रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड किसी भी पर्सन को। और अगर जीटीए 5% का रेट ऑप्ट करता है तो जीटीए को यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिला करता है। और जीटीए अगर ये 5% रेट ऑप्ट करके जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो स्पेसिफाइड पर्सन को करता है। स्पेसिफाइड पर्सन में वही लोग आगे जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है या कोई फैक्ट्री है, कंपनी है, वो सारे लोग। तो स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अभी तक यहाँ पर आरसीएम लगा करता था, मैंडेटरी था। अब अमेंडमेंट करके बस ये कर दिया गया कि ये जो मैंडेटरी है ना ये ऑप्शनल कर दिया गया। अब जीटीए की मर्जी है, अगर जीटीए जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो 5% का रेट ऑप्ट करता है और वो चाहता है कि भाई स्पेसिफाइड पर्सन से वो टैक्स खुद कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को पे कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट को तो 5% टैक्स पहले भी मिल रहा था कि जब स्पेसिफाइड पर्सन आरसीएम के थ्रू डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहा था, और स्पेसिफाइड पर्सन अब जीटीए को दे रहा है, जीटीए गवर्नमेंट को दे रहा है, गवर्नमेंट को तब भी 5% मिल रहा है। तो कहा गया कि ये जो पहले मैंडेटरी आरसीएम था इसे ऑप्शनल कर दिया गया। जीटीए को डिसाइड करना है कि ये आरसीएम के अंदर उसे कंसिडर करना है कि नहीं करना है। ओके, आई गेस ये क्लियर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लियर है चैट बॉक्स में बाय लिख दीजिए। यस जितेंद्र जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मुझे ये पूछना था, अगर जीटीए में क्लाइंट बाय क्लाइंट किया तो चलेगा क्या? मतलब एक के लिए आरसीएम, एक के लिए फॉरवर्ड चार्ज चलेगा। चलेगा ना? ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इस ईयर जो अमेंडमेंट्स आए थे उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हैं जो कि एक तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में आईटीसी क्लेम करने की डेडलाइन दी होती थी। आईटीसी क्लेम करने की जो डेडलाइन दी होती थी वो हुआ करती थी भाई अगले साल, यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ की जो जीएसटीआर 3B जाएगी उसकी ड्यू डेट, या फिर
और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जिस डेट को हमने एनुअल रिटर्न फाइल करी है। इनमें से जो पहली वाली डेट होती थी, ये आखिरी तारीख होती थी अपना पुराने साल का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की। अगर ये डेट पास हो गई तो इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। तो जिस भी ईयर का इनवॉइस है उसके अगले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ के 3B के ड्यू डेट तक या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। लेकिन अमेंडमेंट आया और अब इसे चेंज कर दिया गया और ये कहा गया कि अब जो डेडलाइन रहेगी आईटीसी क्लेम करने की वो रहेगी अगले फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट, जिस भी फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस है उसके अगले फाइनेंशियल ईयर की 30th नवंबर तक, 30th नवंबर तक। और जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न हमने जिस डेट को फाइल करी है विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले वाली डेट है ये हमारी डेडलाइन रहेगी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की। और सिमिलर चेंज किया गया सेक्शन 34 के दायरे में, जो हम इशू करते हैं क्रेडिट नोट, उसकी भी क्रेडिट नोट इशू करने की डेट भी बढ़ा दी गई और कहा गया क्रेडिट नोट अब सप्लायर इशू कर सकता है अगले फाइनेंशियल ईयर के, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30th नवंबर तक, 30 नवंबर तक, 30 नवंबर अगले फाइनेंशियल ईयर तक क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है, जो कि पहले 30 सितंबर डेडलाइन हुआ करती थी। ओके, आई गेस ये सब तो क्लियर होगा। आई थिंक ये इस ईयर के स्टार्टिंग में ही अमेंडमेंट्स आ गई थी बजट में, तो ये सबको पता ही होगा। बट ये वन ऑफ द मेजर अमेंडमेंट्स हैं जो इस ईयर हुई है। यस इंद्रजीत जी, क्या क्वेश्चन है आपका? ये रेट्रोस्पेक्टिव लगेगा या कौन से फाइनेंशियल ईयर का में लगेगा ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 से। ठीक है सर। ओके, अब जीटीए के केस में एक अमेंडमेंट और आई जो कि टैक्स रेट की अमेंडमेंट है। अब जीटीए के केस में एक एग्जेम्पशन मिलती थी ना कि 750 से कम अगर जीटीए की सर्विस का प्राइस होगा तो उस पर एग्जेम्पशन हम मानेंगे, यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो दैट इज नाउ रिमूव्ड। तो यानी कि अब जीटीए अगर 100 रुपए की सर्विस भी प्रोवाइड करती है तो 100 रुपए के ऊपर भी जीटीए को या तो खुद टैक्स पे करे या फिर आरसीएम के तहत जो रिसिपिएंट होगा उसे टैक्स पे करना होगा। ओके, लेट्स से मैं एक सिचुएशन यहाँ पे देता हूँ, फिर आप मुझे बताना कि भाई यहाँ पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। लेट्स से कि एक कंपनी है, तो ये कंपनी है रिलायंस। अच्छा, रिलायंस को छोड़ देते हैं, कुछ छोटे से एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ये कंपनी है पीपी एंटरप्राइजेस। पीपी एंटरप्राइजेस का काम है कि ये मस्टर्ड ऑयल सप्लाई करते हैं। और मस्टर्ड ऑयल इनका ऑर्डर था, भाई इनको पहुंचाना है अपने कस्टमर तक, मतलब अपने डीलर तक, इन्हें रिसिपिएंट तक ये मस्टर्ड ऑयल पहुंचाना है। इनके पास कोई ट्रक अवेलेबल नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, पीपी एंटरप्राइजेस का कोई नेबर है या कुछ समथिंग लाइक दैट, उसने उसको कांटेक्ट किया कि भाई उसका ट्रैक्टर है, उसके ट्रैक्टर पर इन्होंने अपना मस्टर्ड ऑयल डाला और ये सामान डीलर तक पहुंचा दिया। और उस ट्रैक्टर वाले को बोला कि भाई ठीक है, आपको हम 10,000 रुपये दे देंगे। क्या ये 10,000 रुपये के ऊपर टैक्स लगेगा? ये जो ट्रैक्टर ओनर है, ये जो ट्रैक्टर ओनर है, इसने देखा भाई इमरजेंसी की सिचुएशन है, कोई ट्रक मिल नहीं रहा है, इसने हेल्प कर दी और 10,000 रुपये लिए और सामान डिलीवर कर दिया। तो क्या ये 10,000 रुपये के ऊपर टैक्स लगेगा? सबसे पहले तो ये बताएं, यस और नो। क्या 10,000 रुपये एग्जेम्प्ट होगा जीएसटी में? सुजीत जी ने कहा है कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो क्या ये 10,000 एग्जेम्प्ट होगा? ट्रैक्टर ओनर रजिस्टर्ड है जीएसटी में? हाँ जी, रजिस्टर्ड है। आंसर इज सिर्फ और सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और कुरियर की सर्विस,
ये दो ही ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है गुड्स के केस में बाय रोड जो टैक्सेबल होती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की कोई और सप्लाई है देन इट इज नॉट टैक्सेबल, यानी कि ये जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट होगी, ये जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर ना ही गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सप्लाई है, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, और सेकंड कंडीशन होती है कंसाइनमेंट नोट इशू करना। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड तो है, बट कंसाइनमेंट नोट यहाँ पर इशू नहीं किया गया है, इसीलिए ये जो सप्लाई है ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सप्लाई नहीं मानी जा सकती। ओके, आई गेस यहां तक चीजें क्लियर होंगी। यस जितेंद्र जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर अगर एंटरप्राइजेस 18% का गुड्स किसी को देता है और उस पे फ्रेट लगाता है 150 रुपीज, तो उस पे क्या 18% से ही जीएसटी चार्ज होगा? हाँ जी, मतलब जो मटेरियल का जीएसटी है वही जीएसटी चार्ज होगा फ्रेट पे? हाँ जी, अमाउंट अमाउंट कोई भी हो, जब 750 से आप हो या नीचे हो? यस। ओके सर। ओके, और कुछ चेंजेस आए हैं जीएसटी रूल्स के अंदर। एक रूल था 95A। ये रूल 95A क्या बोलता था कि एयरपोर्ट्स पर ड्यूटी फ्री शॉप होती हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, वहां पर ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं। ड्यूटी फ्री क्यों होती है? क्योंकि भाई वहां पर जो भी लोग सामान खरीदते हैं वो टूरिस्ट होते हैं, वो आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं, तो उनसे टैक्स थोड़ी ना लेंगे। लेकिन ये जो ड्यूटी फ्री शॉप है भाई, इसने तो सामान इंडिया से खरीदा है, इसने तो सामान इंडिया से खरीदा, इसने तो टैक्स पे किया है, इनपुट टैक्स। और ये ड्यूटी फ्री इसकी दुकान है, रिटेल आउटलेट है एयरपोर्ट के ऊपर। अब ये आगे सप्लाई कर रहा है तो ये टैक्स चार्ज नहीं करेगा। इसीलिए इसके पास ऑप्शन था कि भाई जितना भी इनपुट टैक्स है इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं, और ये प्रोविजन रूल 95 में था जिसे हटा दिया गया। ये रूल 95 से डिलीट हो चुका है विद इफेक्ट फ्रॉम 5 जुलाई 2022। 5 जुलाई से ये जो रूल 95 है ये डिलीट हो गया है। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ये सब तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया ना, ये सब थी जो शायद आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी। दूसरी अमेंडमेंट क्या है? जीएसटी के अंदर जब हम रिफंड क्लेम करते हैं एक्सपोर्ट के केस में, तो वहां पर एक सेक्शन है, सॉरी एक रूल है जो कि कहता है रूल 89 सब रूल 4। इसके तहत हम वहां पर रिफंड कैलकुलेट करते हैं एक्सपोर्ट के केस में। अब क्या कहा गया? एक्सपोर्ट के केस में दो तरीके से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आमतौर पे होती है भाई। या तो आप कर रहे हो CIF बेसिस पर। तो CIF का मतलब क्या है? CIF का मतलब है भाई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस सामान की कॉस्ट, उसके ऊपर जो भी इंश्योरेंस आएगा, उसके ऊपर जो फ्रेट आएगा, ये सब मिला के आप चार्ज मेंशन कर रहे हो, यानी कि एक्सपोर्ट में। और एक होता है सप्लाई करना FOB वैल्यू पर। FOB का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर से जो आउटसाइड इंडिया है उससे सिर्फ और सिर्फ आप चार्ज करोगे अपने प्रोडक्ट का प्राइस। जो भी इंश्योरेंस है, फ्रेट है, वो उस कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी तक हम क्या करते थे, जो एक्सपोर्ट होता है ना, तो हम शिपिंग बिल देखते हैं। शिपिंग बिल अगर हम CIF बेसिस पर कर रहे हैं तो यही वैल्यू शिपिंग बिल में होती है, और इसी वैल्यू के ऊपर हम GST में रिफंड क्लेम करते हैं। लेकिन रूल 89 सब रूल 4 में क्या कहा गया? अब एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या होगी? एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या होगी? एक्सपोर्ट की वैल्यू होगी FOB वैल्यू, जो कि शिपिंग बिल में मेंशन होगी। यानी कि शिपिंग बिल जिस डेट को जनरेट हुआ है उस डेट को CBIC का जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था
उससे हम एफओबी वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो, और हमने जो इनवॉइस इशू किया होगा, हो सकता है इनवॉइस हमने सीआईएफ पे इशू जिस पे भी किया हो, हमने इनवॉइस जिस भी वैल्यू पे इशू किया है, तो इनवॉइस पे जो हमारा वैल्यू आएगी वो, दोनों में से जो लोअर वाली वैल्यू है उससे हम एक्सपोर्ट की वैल्यू मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। अभी तक हम रिफंड क्लेम करते थे तो सीआईएफ वैल्यू लेते थे और ज्यादा एक्सपोर्ट का रिफंड हमें मिलता था, लेकिन अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ एफओबी वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा, ना कि सीआईएफ वैल्यू। इज इट क्लियर? यस और नो? अगर क्लियर है तो भाई लिखिए, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, मैं रिपीट कर देता हूं। एक्सपोर्ट वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं रिफंड पर्पस के लिए जीएसटी के अंदर, वहां पर हाँ सीआईएफ वैल्यू पे किया जाता है, बट उस सीआईएफ को हम कन्वर्ट कर देंगे एफओबी में। उसमें से इंश्योरेंस माइनस कर दोगे, फ्रेट माइनस कर दोगे, तो जो प्राइस बच जाएगा वो एफओबी बच जाएगा। और जिस डेट को शिपिंग बिल जनरेट हुआ है उसके अंदर एफओबी प्राइस मेंशन होता ही है, शिपिंग बिल के अंदर एफओबी मेंशन होता ही है, तो शिपिंग बिल के अंदर जो एफओबी मेंशन है, और हमने इनवॉइस पे जो वैल्यू रखी है, जैसे इनवॉइस सब पे हमने वैल्यू रखी है 7,50,000, और एफओबी वैल्यू जो आ रही है एज पर शिपिंग बिल वो 7 लाख आ रही है, तो विच एवर इज लोअर, 7 लाख इज लोअर, तो हम 7 लाख की वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे जीएसटी में एक्सपोर्ट के तौर पर। आई गेस ये क्लियर होगा? डाउट है अभी भी इसमें किसी का? ओके, और अब ये कहा गया कि अगर कोई पर्सन जिसके सेम पैन नंबर पर मल्टीपल जीएसटीआईएन है, जैसे सेम पैन नंबर पर दिल्ली में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, हरियाणा में हो सकता है और भी स्टेट में हो, सेम पैन नंबर पर अगर मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, और अगर हमारे पास लेट से दिल्ली वाले जीएसटी नंबर पर हमारे कैश लेजर में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है, जैसे हम दिल्ली से क्या करते हैं, ई कॉमर्स का काम जो है ना वो हम दिल्ली से करते हैं, और हरियाणा में हमारा ऑफलाइन स्टोर है, लेट से ऐसा हो सकता है, तो दिल्ली में करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा टीसीएस बहुत ज्यादा चार्ज होता है, जो टीसीएस है सारा का सारा कैश लेजर में इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ पर दिल्ली में हमारी लाइबिलिटी है नहीं, सारी लाइबिलिटी पे कर चुके हैं, फिर भी कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है। और हरियाणा में अगर हम ये कैश लेजर का पैसा हम हरियाणा में ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा में हमारी लाइबिलिटी है, तो वहां पर हम गवर्नमेंट को फिर अलग से पे करना पड़ेगा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से कैश लेजर से अब हम दूसरे जीएसटी नंबर पर कैश लेजर का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, सेम फॉर्म PMT 09 के जरिए। तो जल्दी जीएसटी की वेबसाइट में जो भी चेंजेस हैं इससे रिलेटेड वो आ जाएंगे, और हम प्रैक्टिकली सेम पैन नंबर पर जो हमारी ब्रांचेस हैं एक कैश लेजर को दूसरे के कैश लेजर में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी इस बार चेंज किया गया है। और अगर पेमेंट से रिलेटेड ही बात करें तो ये भी बात हुई है कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ नेट बैंकिंग के जरिए हम जीएसटी की पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। अब कहा गया कि गवर्नमेंट डेबिट कार्ड नॉट क्रेडिट कार्ड और यूपीआई की फैसिलिटी भी अलाउ करेगी, जिसके जरिए जीएसटी की पेमेंट इजीली कर पाएंगे। और रही बात एग्रीगेट टर्नओवर इन केस ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9, तो जीएसटीआर 9 फाइल करना कहा गया ऑप्शनल है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। अगर एग्रीगेट टर्नओवर यानी कि हमारे जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है ऑल इंडिया बेसिस पर सेम पैन नंबर पर, सबका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो हमारे लिए जीएसटीआर 9 को फाइल करना ऑप्शनल है, अदरवाइज ये हमारे लिए मैंडेटरी होगा। इसके अलावा और क्या चेंजेस करे गए हैं? चेंजेस ये करे गए कि अभी तक ना जो हम रिफंड क्लेम करते थे, तो रिफंड क्लेम जैसे एक्सपोर्ट का हम रिफंड क्लेम कर रहे हैं, तो जिस दिन हमारा सामान इंडिया के बाहर गया है उससे 2 साल के अंदर 2 इयर्स का हमारे पास टाइम लिमिट है, हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो 2 साल का हमारे पास टाइम, 9C का क्या है, 9C में 5 करोड़ की लिमिट है,
तो रिफंड जो है वो 2 साल तक हम क्लेम कर सकते हैं, 2 इयर्स तक हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन कहा गया कि ये 2 साल का जो पीरियड है ना, इसमें आप इग्नोर कर दोगे 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 22 तक का, यानी कि 2022 तक का ये पीरियड इग्नोर कर दोगे, इसे कोविड पीरियड आप कह सकते हो। तो 2 साल की कैलकुलेशन में ये पीरियड इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसका मतलब लेट्स से फरवरी 20 में, फरवरी लेट्स से फरवरी 2019 में अगर मेरा एक्सपोर्ट था तो इसका रिफंड मैं आज भी क्लेम कर सकता हूँ। फरवरी 19 से मार्च 20 तक कितने महीने होंगे? 13 मंथ हो जाएंगे। फिर फरवरी तक का ये हम माइनस कर देंगे, और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि सितंबर 22 तक मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूँ फरवरी 19 में अगर मैंने कोई एक्सपोर्ट किया था। यानी कि रिफंड के लिए 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड हटा देंगे 2 साल की कैलकुलेशन में। तो ये एक बड़ा रिलीफ मिला है। और ये इसके बाद जो चेंजेस करे गए हैं वो मेनली टैक्स रेट को लेके है कि जो प्री पैकिंग आइटम होते हैं उन पर टैक्स रेट बढ़ा दिया गया है। तो वो सब अभी हमारे डिस्कशन का स्कोप नहीं है। ओके, इसके अलावा एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केस लॉ है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, और ये जो केस लॉ है ये मद्रास हाई कोर्ट का केस है। और मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। ये जो केस है ये हालांकि है 2021 का, और इस केस का नाम है डीवाई बीथल एंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर। डीवाई बीथल एंटरप्राइज वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर। ये मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन है, और ये जो डिसीजन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने ही बोला, अच्छा पहले हम आईटीसी जो हम क्लेम करते हैं उसके लिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है भाई? सबसे पहले तो कहा गया आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है जो डबल ए क्लॉज है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो सप्लायर है उसने जीएसटीआर 1 में वो जो इनवॉइस है वो फाइल कर दिया होना चाहिए, और आपकी जीएसटीआर 2B के अंदर वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जो बी पार्ट है वो बेसिकली ये कहता है कि जो रिसिपिएंट है उसे गुड्स या सर्विस रिसीव हो गए हो तभी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल होगा। जो सी पार्ट है वो क्या बोलता है कि सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया हो, कि जो सप्लायर है इसने टैक्स पे कर दिया हो गवर्नमेंट को। अब ये आपको तो नहीं पता चल सकता ना भाई, 3B तो आप चेक नहीं कर सकते उसकी। और डी पार्ट क्या है कि अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी होगी। ये प्रोविजन है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की जो बेसिक कंडीशंस है। अब इस केस में क्या हुआ कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दी और ये रिसिपिएंट है भाई, इसके जीएसटीआर 2B के अंदर वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसके बाद टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट भी ये भी है 3B फाइल कर दी, इसने आईटीसी क्लेम कर लिया। लेकिन गवर्नमेंट ने जो जीएसटी का ऑफिसर है उसने नोटिस भेज दिया कि भाई आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 3B में टैक्स पे नहीं किया है, इसीलिए हम जो आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया है वो आप गवर्नमेंट को वापस करो। और वो ऑर्डर रिलीज कर दिया, रेसिपिएंट के आर्ग्यूमेंट को कंसीडर नहीं किया जीएसटी ऑफिसर ने। तो अब क्या ऑप्शन बचा भाई डीवाई बीथल के पास? ये चले गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में इन्होंने फाइल कर दी रिट पिटीशन।
हाई कोर्ट में इन्होंने फाइल कर दी रेट पिटीशन, और इन्होंने रेट पिटीशन में बेसिकली ये कहा कि भाई मैं तो चेक नहीं कर सकता कि सप्लायर ने टैक्स पे किया है कि नहीं किया, तो अगर मेरी टूल में दिख रहा है मैं तो ये मान के ही चलूंगा कि सप्लायर ने पे कर दिया है। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप ये रिसिपिएंट को परेशान करने की बजाय, जब आपको पता है कि सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया है, तो आपको जो भी कार्रवाई करनी चाहिए वो सप्लायर के अगेंस्ट करनी चाहिए। और यहाँ पर टैक्स ऑफिसर ने क्या किया, सप्लायर को कोई नोटिस नहीं भेजा, उसने रिसिपिएंट को पकड़ लिया कि भाई आप आईटीसी मत क्लेम करो, और आपने क्लेम कर लिया तो आप रिवर्स करो, ना कि सप्लायर को पकड़ा। तो हाईकोर्ट ने सिंपल सी बात कही कि इस केस में जो सप्लायर होगा आप उसे पकड़ोगे कि भाई उसने टैक्स पे नहीं किया है, और आपको पता है कि सप्लायर जीएसटीआर 1 में सेल्स दिखा रहा है और 3 में टैक्स पे नहीं कर रहा, तो सप्लायर के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे रेदर देन रिसिपिएंट के ऊपर एक्शन लोगे। और ऐसा बहुत सारी सिचुएशन में होता है। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केस लॉ, क्योंकि ये हाई कोर्ट का केस है तो डेफिनेटली इसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा रहेगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट केस लॉ है। इसके अलावा जब जीएसटी शुरू में आया ही था, उसके कुछ टाइम बाद एक और गुजरात हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में उसे चेंज कर दिया है। वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड हाई कोर्ट का डिसीजन था। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में जो हम रिफंड क्लेम करते हैं ना, तो गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा कि भाई देखो, जो इनपुट गुड्स है, अगर आप बाय कर रहे हो गुड्स, तो गुड्स आप जो बाय कर रहे हो 18% का है फॉर एग्जांपल, और गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो वो लेट्स से 5% का या 12% का है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत आपको रिफंड मिल जाएगा, आप एलिजिबल हो रिफंड के लिए। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कहा कि भाई अगर आप कोई सर्विस, जैसे मैं अमेजोन के थ्रू सप्लाई करता हूँ, मेरा जो प्रोडक्ट अमेजोन पे सप्लाई होता है, मैं कपड़े सप्लाई करता हूँ 5% पे है, लेकिन अमेजोन मुझे जो चार्ज, मुझसे जो टैक्स लेता है अपनी सर्विस का, वो 18% पे लेता है, लेकिन ये सर्विस का है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि भाई सर्विस का है तो भी रिफंड मिलेगा, सर्विस का है तो भी रिफंड मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, ये गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन गलत है, और जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है वही सही है कि इनपुट गुड्स के ऊपर ही रिफंड मिलेगा। क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो गुजरात हाई कोर्ट की पावर नहीं है, जो लॉ बनाने की पावर है वो गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट ने साफ साफ लिखा हुआ है कि इनपुट गुड्स के केस में रिफंड मिलेगा। तो आप गुजरात हाई कोर्ट अपनी आप इस सर्विस उसमें इंक्लूड नहीं कर सकता। ओके, यहां तक क्लियर है सबको, या किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा हाँ, एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। अरे फॉर एग्जांपल ये है कि अगर कोई पर्सन है, उसने ना आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया, आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया, उसके क्रेडिट लेजर में आईटीसी पड़ा हुआ है, क्रेडिट लेजर में आईटीसी पड़ा हुआ है, उसने आईटीसी 1 लाख रुपए का ज्यादा क्लेम कर लिया, और ये क्रेडिट लेजर में आईटीसी उसका पड़ा हुआ है। अब अगले महीने जो उसने ज्यादा क्लेम कर लिया, उसी क्रेडिट लेजर से ये अमाउंट रिवर्स कर देता है, अगले महीने कर देता है। तो क्या यहाँ पर कोई इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई इंटरेस्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? यस और नो। अगर क्रेडिट लेजर में कोई अमाउंट हमने ज्यादा क्लेम कर लिया और वो अमाउंट फिर हमने अगले महीने रिवर्स कर दिया, तो 2 ही आंसर आए हैं। ओके, ठीक है, सब लोग कह रहे नहीं लगेगा, आंसर इज हाँ, नहीं लगेगा। लेकिन ये क्या है, ये छोटी सी अमेंडमेंट ही आप कह सकते हो। सेक्शन 50 के अंदर ना क्लियर था नहीं, सेक्शन 50 के अंदर था भाई अगर आप रॉन्गली अवेल करते हो तो आपको आईटीसी पे करना पड़ेगा। फिर कई सारी एडवांस रूलिंग है और जजमेंट्स हैं जहां पर यही बात कही गई कि अगर आप अवेल करते हो प्लस यूटिलाइज करते हो तो ही आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो ये कई सारी जजमेंट्स में आ गया था, बस वही चीज क्लियरली लिख दी गई सेक्शन 50 के अंदर कि अगर आप रॉन्गली अवेल प्लस यूटिलाइज करते हो तभी आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा।
ओके, अब जो भी क्वेश्चन है आपके, आप अपने क्वेश्चन एक एक करके पूछ सकते हैं अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो बेसिकली ये कहा गया गवर्नमेंट ने रेट लिस्ट में चेंजेस करे हैं जो प्री पैक आइटम्स हैं। जैसे कर्ड है, अगर वो लूज आइटम है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। अब वो प्री पैक है, जैसे मदर डेयरी की आपको कर्ड मिलती है तो उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। ऐसे मिल्क जो प्री पैक है, ऐसे ही राइस ग्रेन्स जो भी हैं जो लूज नहीं है, जो पैकिंग के साथ आपको मिलते हैं, उन सब के ऊपर 5% रेट लगेगा। कुछ कुछ के ऊपर 12%। अब बहुत सारे आइटम्स है, मुझे से रेट तो याद नहीं है, आप चेक रेट लिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें और कुछ ऐसा है ही नहीं, बस ये कह दिया कि जो आइटम पैक कर रखे हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा, और जो फूड आइटम पैक नहीं कर रखे उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, जो लूजली प्रोवाइड किए जाते हैं। हाँ, पैक है फिर ब्रांड नेम है नहीं है तब भी उसके ऊपर टैक्स लगेगा अगर प्री पैक है तो। इंद्रजीत जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये जो होटल पे पहले 1000 रुपीज का लिमिट था एग्जामेशन के लिए, उसे हटा दिया गया है? हाँ, होटल में भी टैक्स रेट में चेंजेस आए हैं। तो होटल में भी जो 1000 की लिमिट थी उसे भी रिमूव कर दिया गया। एग्जामेशन थी 1000 से कम होगा तो होटल में कोई चार्ज नहीं लगते थे, वो भी हटा दिया गया। राइट। और सर ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं वो जो एजुकेशन सर्विसेज देते हैं वो एग्जम्प्टेड कैटेगरी में कंसिडर होता है ना, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है? में एजुकेशनल जैसे प्राइवेट कोचिंग से वो टैक्सेबल होती हैं। जो एकेडमिक हैं जैसे स्कूल्स हो गए और यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज है, या फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे आईटीआई है वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, या आईआईटी है, आईआईएम्स है, वहां पर टैक्स नहीं लगता, बाकी जगह लगेगा जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। जैसे कोई टेक्निकल, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, जो आईटीआई जीटीआई होते हैं, तो हाँ, इसमें ये केस है कि ओएनजीसी है वो उनके संग टाई अप कर रहा है कि उनके जो भी रिक्रूटर्स होंगे उनको ट्रेनिंग देना होगा जो भी 6 मंथ का, और वो एक पैकेज सा पूरा प्लान कर रहे हैं। तो उस केस में वो एग्जम्प्टेड कैटेगरी में होगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो इंस्टीट्यूशन और ओएनजीसी के बीच में हो रहा है। बस ओएनजीसी के जो स्टाफ होंगे वो आके वहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, पूरा फुल फ्लेश ट्रेनिंग होगी 6 मंथ की। तो आई थिंक दैट वुड बी टैक्सेबल, क्योंकि जो एग्जामिशन कही गई है ना, जो इंस्टीट्यूट है अपने स्टूडेंट से जो फीस लेते हैं दैट इज बेसिकली एग्जेम्प्ट। और अगर कोई एक मतलब आप रिक्रूटर इन्विजिलेटर्स अपॉइंट करते हो एग्जामिनेशन के लिए, या इस तरीके के जो आप ट्रेनिंग बोल रहे हो, आई थिंक दैट वुड बी टैक्सेबल, वो फिर एग्जामिशन के दायरे में नहीं आता। ओके सर। इवन इन लेदर जीएसटी रेट चेंजेस हैज हैपन बट नो अपडेट येट। हाँ, मतलब वेबसाइट में अपडेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे तो अभी जैसे जीएसटी में भी कहा गया है ना कि अब तो यूपीआई के मेथड से भी पेमेंट हो जाएगी, वो तो ठीक है, गवर्नमेंट ने कह दिया है, बट पोर्टल पर अपडेट होने में कई सारे वेबसाइट में टेक्निकल चेंजेस करने पड़ेंगे, तो उन सब में थोड़ा सा टाइम लगेगा अपडेट होने में। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। आई गेस जो भी हमारी मेजर अमेंडमेंट्स थी इस ईयर की अब तक की, जिससे हमारा जीएसटी में काफी सारे चेंजेस आए हैं, वो हमने आई होप कवर कर ही लिए हैं। हॉस्पिटल सर्विस एग्जेम्प्ट है, बट मैंने, हाँ मतलब हॉस्पिटल्स की सर्विस तो एग्जेम्प्ट है, बट हॉस्पिटल अपनी हेल्थ केयर सर्विस के अलावा अगर आपको कोई और सर्विस प्रोवाइड करता है दैट इज टैक्सेबल। कॉस्मेटिक सर्जरी इज टैक्सेबल, प्लास्टिक सर्जरी इज टैक्सेबल, हेयर ट्रीटमेंट इज टैक्सेबल, ये सारी चीजें तो टैक्सेबल है ही है। और नॉर्मल हेल्थ केयर के अलावा अगर हॉस्पिटल कोई स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो हेल्थ केयर की कैटेगरी में नहीं आती है, देन इट मस्ट बी टैक्सेबल। ओके, आई गेस कि और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसी के साथ फिर ओके, एक क्वेश्चन है, टैक्स नेचर बताइए। हेलो। हेलो। ठीक है। आपकी वॉइस काफी लो आ रही है, आप माइक के नजदीक आके थोड़ा सा लाउड बोलेंगे।
आ रही है आपको? हाँ जी, अब आ रही है। सर मेरा एक क्लाइंट है, उसका क्या हुआ है कि बैंक में उसने 1,88,00,000 का ट्रांजैक्शन कर रखा है जी और उसने जीएसटी में सिर्फ 12 लाख ही दिखाया है जी और उसको सारी चीजें पता भी है, वो कंपोजिशन में है। जी। तो अब इस केस में उसका एनुअल भी फाइल है 12 लाख से, जीएसटी में भी 12 लाख गया हुआ है। तो और अब इस आप क्या कह रहे हैं, ट्रांजैक्शन कितने का हुआ बैंक में? 1,88,00,000 का वो किस चीज का ट्रांजैक्शन है? उसने सब उसको गवर्नमेंट सप्लाई की है, उसने उसको सारा पेमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही आया है। तो उसका तो टीडीएस जीएसटी के अंदर कटा होगा ना नहीं आपका? सर, टीडीएस नहीं छोड़ा, लोकल अथॉरिटी को तो उसने सप्लाई किया है तो ना, वो 26 एज में है। तो वो क्या सप्लाई है बेसिकली? सर उसने बेसिकली सीमेंट सप्लाई किया है और ये जो हैंड वो- पंप्स होते हैं ये सर्विस दी है, मतलब पूरा लगाया विद मटेरियल। तो वो सब तो टैक्सेबल है ही है, उस पर तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो आपने तो जीएसटी में कम टर्नओवर दिखाया इसका मतलब? उसको मैंने सारी चीज बता रखी है, एक्चुअली वो विलेज से आता है तो वो ये सोचता है मुझे टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए उसने मैं सारी चीजें उससे हाइड करके रखी। मैंने उसको ऑलरेडी बता रखा सारी चीजें, उसको ये भी पता है कि उसने सारी चीजें की हैं, उसके ऊपर टैक्स बन रहा है। बट अब इस केस में होना क्या चाहिए कि उसकी ऑडिट करवाए या क्या करें? होना तो ये चाहिए कि जो भी जीएसटी के अंदर कम टर्नओवर दिखा है उस पर टैक्स पे करो। और कंपोजिशन स्कीम में हो तो 1% पे करना पड़ेगा, 1% पे कर दो। 1%। सर इसको कंपोजिशन से बाहर भी करना पड़ेगा क्योंकि 150 से ऊपर हो गया ये। हाँ, तो फिर जैसे मतलब 1,50,00,000 तक तो कंपोजिशन में आ जाएगा, उसके बाद तो कंपोजिशन से बाहर होगा। जैसे 26 एएस में भी कुछ नहीं है, टीडीएस में भी कुछ नहीं है, बट अगर ऑडिट कराना तो मैंडेटरी हो ही गया है। नहीं, बैंक में पेमेंट आया है तो ऑडिट कराना जरूरी नहीं है। आप 44AD के अंदर क्लेम कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। बट बैंक के थ्रू आपका ट्रांजैक्शन ज्यादा है और 1 करोड़ से ज्यादा करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट। हाँ, तो फिर अब ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो नोटिस डेफिनेटली आ सकता है। और इतनी ट्रांजैक्शन अगर हाइड करोगे तो ब्लैक मनी काउंट होगा। तो 188 पे अगर 44AD में जाएंगे तो बहुत टैक्स बन जाएगा। तो ऑडिट कराओ और टैक्स पे जीएस टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा ना। इनकम अर्न करी है तो पे करना ही तो पड़ेगा। जैसे वो क्या रहा है कि मैं जैसे वो टैक्स नहीं जमा करना चाह रहा है। ये कोई बात थोड़ी ना होती है कि सर बात मैं सब समझ रहा हूँ, जैसे वो कह रहा है कि मैं जैसे 10-20 हजार रुपये टैक्स अगर आप बोलो तो मैं कर दूं, और अब इस केस में मैं वो वो आपके हाथ में थोड़ी ना, वो बार्गेनिंग थोड़ी ना कर सकता है। टैक्स पे नहीं, करना तो लाइबिलिटी है। ये एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं कि 10-20 हजार रुपए पे कर देंगे। अगर सर ऑडिट करा के लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं तो ऑडिट तो हो ही जाएगी। देखो, दो चीजें है ना, जो जीएसटी है वो तो पे करना ही पड़ेगा ना, उसमें तो आप ऑडिट कराओ ना कराओ। जो टर्नओवर आपका है, आपने से 12 लाख दिखाया है तो बाकी तो वो तो पे करना ही पड़ेगा ना। उसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। जो इनकम टैक्स है, चलो ठीक है, आप अपने कुछ खर्चे दिखा सकते हो, इनकम टैक्स आप प्रॉफिट मैनेज कर सकते हो, वो पॉसिबल है। बट जीएसटी की जो लायबिलिटी है वो तो पे करनी ही पड़ेगी ना। वही मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट इनकम टैक्स से तो ये बच ही जाए। जी, इनकम ऑडिट से ये हो जाएगा, एटलीस्ट इनकम टैक्स साइड से तो ये बच ही जाएगा। ऑडिट होने का मतलब ये भी नहीं है ना कि आपको टैक्स लगेगा ही नहीं। वो तो उसमें आपके पास सारे खर्चे होने चाहिए कि आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम है या लॉस में है। तो वो भी तो होना चाहिए। इतने आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इतनी पेमेंट्स आपकी हुई हैं। ये थोड़ा ना कि और कोई भी ऑडिटर ऐसे ही कर देगा साइन। सही है। उसमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट निकलता है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, राइट? राइट। और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस जितेंद्र जी। एक्चुअली मेरा भी एक क्लाइंट है, तो वो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करता है और उन्होंने उनके नाम पे ट्रक भी लिए। तो फिर वो क्या करता है, वो अपना जो गुड्स रहता है सीमेंट वगैरह, तो पार्टी के पास उसी ट्रक से वो भेज देता है। तो बिलिंग में फ्रेट वगैरह वो डाल के देता है उनको। जी, और वो फ्रेट पे जीएसटी नहीं लगाता, खाली आइटम पे जीएसटी लगाता है। गलत करते हैं, रेट में और करना पड़ेगा। हाँ, तो ये तो एक बात हो गई। और वो क्या करता है, वो अपने ट्रक किसी दूसरे को एज अ रेंट पे देता है।
जी, तो फिर उन पे वो ट्रांसपोर्ट का बिल निकालता है। ट्रांसपोर्ट का कैसे? रेंटिंग ऑफ, मतलब आप ट्रक और ड्राइवर दोनों देते हैं ना अपना, यस यस। तो वो तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस है, उसके ऊपर तो 5% और 12%, जैसे जीटीए का टैक्स रेट है वैसे ही दोनों टैक्स रेट है उसमें। हाँ, तो फिर वो क्या क्लाइंट बाय क्लाइंट क्या करते हैं, एक को वो आरसीएम का बिल देते हैं और दूसरे को फॉरवर्ड चार्ज का बिल देते हैं, हाँ तो वो भी सही है। हाँ सही है, लेकिन जितनी आपकी आरसीएम वाली सेल है उस प्रपोर्शन में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अच्छा, और एक इसमें केस है कि वो जो ट्रक लेता है ना, तो फिर उसका वो आईटीसी दिखा देता है, आईटीसी आईटीसी लेता है। दिखा देता है, लेकिन जो फिर आरसीएम में सप्लाई कर रहे हैं तो उतने का प्रोपोर्शनेटली रिवर्स भी करना पड़ेगा ना। अच्छा। क्योंकि अगर ये खुद के आइटम के लिए होता तो फिर वो ट्रक का आईटीसी हम ले लेते, पर अब ये आरसीएम भी ये तो डील कर आरसीएम में रहे मत हैं। डालो, 12% चार्ज करो और आराम से आईटीसी पूरा क्लेम करो, क्या दिक्कत है? इतना नहीं नहीं। कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप हम्म, टैक्स चार्ज ही कर रहे हो तो 12% करो, आईटीसी तो मिल ही जाएगा क्लाइंट को। हाँ वो तो ठीक है, पर उनका कहना है कि आगे के भी जो क्लाइंट लोग रहते हैं वो 12% नहीं मांगते, 5% का ही मांगते हैं, और इनको आईटीसी भी नहीं छोड़ना है क्योंकि ट्रक पे बहुत ह्यूज अमाउंट में आईटीसी मिलता है ना। 12% पे ही आपको आईटीसी मिलेगा। हाँ, तो फिर इनकी जो फाइल थी ना, तो पहले सीए के पास थी, तो वो भी ऐसे ही मतलब इलीगल कर रहे थे। अभी मेरे पास आई तो मैंने जो उस सीए आर्टिकल से बात की, तो वो बोलता है ले लो ट्रक का आईटीसी ले लो, कुछ नहीं होता। तो फिर अब इस पे क्या बोल सकता हूँ मैं? देखो, हाँ। अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आपको हम्म, बाय प्रोविजन जो लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। वरना तो फिर ये सब मैनिपुलेशंस है, फिर इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, सारा क्लाइंट ही आपको गाइड कर रहा है, रादर देन कि आप क्लाइंट को गाइड करो, क्लाइंट आपको गाइड कर रहा है। वही ना। नहीं, मैंने तो क्या किया, फिर मैंने एक उनको मेल डाल दिया और व्हाट्सएप पे भी डाल दिया, और जी, उसकी एक कॉपी रख लिया हमारे पास, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि क्लाइंट बोल रहा है ले लो, तो क्या करना पड़ेगा ना। अभी ऐसे छोड़ तो नहीं दे सकते, क्योंकि नहीं आपका इलीगल काम हो रहा है तो हम नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। आपकी चॉइस है, बाकी इसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, क्योंकि जो कुछ नोटिस आएगी उनको ही आएगी। वो एग्जैक्टली। खाली हम पे इंजाम इंजाम लगा सकता है कि आपको पता चलना मांगता है, तो फिर हम दिखा सकते हैं कि ऑलरेडी हमने हमारा काम कर दिया है ना, आपको बता दिया था। एग्जैक्टली। हम हमको सेफ रख सकते हैं ना, बाकी क्या कर सकते हैं अभी। बिल्कुल। ओके। वही पूछना था मुझे। थैंक यू। यस पप्पू जी बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो गुड्स परचेज करते हैं, मुझे आरसीएम जो एग्जाम्प्ट आइटम होता है उस पे भी आरसीएम देना पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ गुड्स के ट्रांसपोर्ट केस में सिर्फ सिलेक्टिव आइटम्स हैं जो हमने ऑलरेडी कवर करे हैं पहले, जो नहीं, जैसे मैं से पूछ रहा हूँ, जैसे ये मतलब अपने गाय वगैरह वैसे इनके लिए जो खल वगैरह चूरी वगैरह जी आती है एग्जाम्प्ट आती है एक्चुअली, तो इन पे ट्रांसपोर्ट का आरसीएम थोड़ा पे होगा? रिपीट करिए। जैसे अपने गाय भैंस वगैरह है ना, इन जानवरों के लिए जो खल वगैरह बनती है, चूरी खल। वो जीटीए की सर्विस ही एग्जेम्प्ट है लाइफ स्टॉक के लिए। अच्छा, वो एग्जाम्प्ट है ना सर? जी। सर और ये करना, ये रेंट पे आरसीएम हमें पे करना पड़ेगा एक, जैसे रेजिडेंशियल पे वो रेंट पे हाँ जी, थोड़ा हाँ जी, रिसिपिएंट को पे करना पड़ेगा, अगर रिसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो। अगर रजिस्टरमेंट ना हो तो एग्जेम्प्ट है वो। सर डेट एक्शन थोड़ी होगा इनकम टैक्स का भी सर, तो ऐसा कुछ? रिपीट करिए। सर अपने इनकम टैक्स का ये 21 डेट चेंज एक्शन थोड़ी होगा, अभी आगे डेट बढ़ेगा या फिर? अब वो तो कोई बता नहीं सकता, वो तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो एक्सटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे। देख चेक लास्ट वीक पता लगेगा। चलो ठीक है। ऑल राइट, सो इसी के साथ फिर हम क्लोज करेंगे ये सेशन। आई होप जो भी अमेंडमेंट्स हमने डिस्कस करी हैं सबको समझ में आई होंगी। और इसके एक दो क्वेरीज आ रही थी कि इसकी रिकॉर्डिंग्स अपलोड होगी कि नहीं होगी। आई होप कि इसकी रिकॉर्डिंग ठीक से हुई हो तो हम इसे अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।